हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज राजस्थान CHO स्पेशल क्लास के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग विथ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ MCQ। इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी नर्सिंग के पेपर हुए हैं उसके प्रीवियस पेपर मैंने देखें तो उसके अंदर बहुत बेसिक चीज़ें पूछी हैं, है ना। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी या मेडिकल सर्जिकल की बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई है आपसे एग्जाम के अंदर। और CHO का जो पेपर हुआ है उसके अंदर भी बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। एडवांस पेपर नहीं बनता है नॉर्सेट जैसा। इसीलिए जो है बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ें, उसके बाद डिजीज़ पोर्शन में जाएं आप। और डिजीज़ में भी आप कुछ बेसिक चीज़ों को पहले ध्यान में रखें, वहीं से MCQ आता है। कुछ हाईलाइटेड जो सिम्टम रहते हैं वहाँ से MCQ बनते हैं डिजीज़ में से। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है। आज का हमारा फर्स्ट MCQ है आपके सामने। निम्न में से स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अपना GI ट्रैक का पार्ट है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माउथ। माउथ के बाद में होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस जाकर के कनेक्ट होता है स्टमक से, और स्टमक जिससे जुड़ता है वो कौन सा पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर बड़ा बड़ा पूछा जाए कि जितने भी अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट हैं ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आपको जवाब देना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर जो है जहाँ सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो रहता है वो क्या रहता है, वाटर। और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और उसके बाद में जैसे जैसे खाने में से जो है न्यूट्रिएंट और वाटर को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद में क्या बन जाता है, स्टूल। स्टूल जाकर के कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, अपना जो रेक्टल एरिया है वहाँ पे। सिग्मोइड कॉलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, जो जाकर के कहाँ से जुड़ता है, रेक्टम से जाके जुड़ता है, तो वहाँ पे रहता है। आपको जो है इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, इजी वे में पढ़ना है, आपको स्पेसिफिक नहीं करना है हर चीज़ को, क्योंकि जो है CHO के एग्ज़ाम के अंदर बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको अगर नॉलेजेबल बनना है, पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में आप जो है अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है पहले पढ़ाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। निम्न में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो इलियम जो होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। इलियम कैसा होता है, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा पार्ट होता है। जुजेनम जो है इलियम से थोड़ा छोटा होता है। ड्यूडेनम जो है ये सबसे छोटा पार्ट होता है। तो आंसर इसका क्या है, C इज़ द करेक्ट आंसर। ड्यूडेनम की जो है लेंथ रहती है एवरेज 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास जो है ड्यूडेनम की लेंथ रहती है। नेक्स्ट MCQ अपना, किस प्रकार के भोजन के पाचन में सबसे ज़्यादा समय लगता है। किस टाइप की जो डाइट होती है उसका जो है डाइजेशन करने में सबसे ज़्यादा समय लग जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट या ऑल। सबका जो है अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे सबसे फास्ट और जल्दी एब्जॉर्प्शन किसका हो जाता है, जिसका एब्जॉर्प्शन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे इजी और फास्ट डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन के अंदर थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो फैट होती है फैट के मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े होते हैं, और फैट जो होता है ये एनर्जी भी ज़्यादा देता है। 1 किलो जो है 1 ग्राम जो फैट होती है वो जो है 9 किलो कैलोरी देता है। तो इसका डाइजेशन होने में भी समय लगता है। अगर जो है नॉर्मली अगर आप ऐसे जो है कॉमन सेंस लगाए तो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी मरीज़ एडमिट रहते हैं उनकी जो डाइट होती है वो हमेशा फ़ैट फ्री डाइट होती है। कैसी होती है, फैट फ्री होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मरीज़ है बीमार होते हैं उनके इंटेस्टाइन और लीवर इतने हेल्थी नहीं होते हैं कि उस फैट का डाइजेशन हो। इसीलिए जो है हॉस्पिटल के अंदर फैट फ्री डाइट रहती है, ऑयल फ्री, और जितने भी सब्जियों के अंदर मसाले और डाले जाते हैं वो मरीजों को नहीं दिए जाते हैं। ज़्यादातर डाइट क्या रहती है, सॉफ्ट और ब्लंड डाइट हॉस्पिटल के अंदर यूज की जाती है। तो फैट के डाइजेशन में सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो इसका आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्बोहाइड्रेट का सबसे जो है फास्टली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन में थोड़ा समय लगता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को तोड़ने में, लेकिन सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, हाई फैट डाइट को डाइजेस्ट करने में। और फैट के डाइजेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बाइल। बाइल जो होता है जो लीवर सीक्रेट करता है और इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई से आकर के इंटेस्टाइन में खुलता है, और जो डक्ट होता है उसके द्वारा आता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट MCQ अपना, निम्न में से पेप्सिनोजन किस सेल के द्वारा स्टमक से सीक्रेट होता है। पेप्सिनोजन जो है एक एंजाइम है जो अपने डाइजेशन फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, और सीक्रेट कहाँ पे होता है, पेप्सिनोजन और HCl है ना, ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, स्टमक से होते हैं। स्टमक के अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स रहती है, इसमें से भी जो सीप चैल होती है वो किसका सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन का करती है। तो आंसर इसका क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो पैराइटल सेल होती हैं ये किसका सिक्रेशन करती हैं, HCl का सिक्रेशन कौन करता है, पैराइटल सेल करती है स्टमक की। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है। बहुत टफ MCQ नहीं है, ईजी MCQ है। और
आप जो है ईजी चीज़ों को पहले पढ़े। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है जो अपने को पता नहीं होता, लेकिन उसके आगे की चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपना जो माइंड सेट रहता है हमेशा नॉर्सेट को लेकर के रहता है। नॉर्सेट जो है डीप रेशनल वाले एमसीक्यू पूछता है या ट्रिकी एमसीक्यू पूछता है, लैंग्वेज घुमा के एमसीक्यू देता है। तो ऐसा नहीं रहता है, सीधे सीधे एमसीक्यू पूछे जाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के अंदर। तो जो है इतना स्ट्रेस नहीं ले, आराम से चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो इसका आंसर क्या है? चीप सेल जो होती है वो किसका सिक्रेशन करती है? पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और पेराटल सेल किसका सिक्रेशन करती है? एचसीएल का करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, स्टमक का पीएच कितना होता है? इससे ईजी एमसीक्यू मेरे हिसाब से कोई नहीं होता है। तो इतने ईजी एमसीक्यू अगर एग्जाम के अंदर आते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों को पहले पढ़ना है। पहले ऑप्शन के अंदर लिखा है 9, तो 9 जो है एसिडिक पीएच नहीं होता है। स्टमक का पीएच कैसा रहता है? एसिडिक रहता है। ये जो अपन एक स्केल पढ़ते हैं, है ना, जो सोरेन ने स्केल पीएच की स्केल दी थी, है ना, तो एक स्केल पढ़ते हैं तो अपन उसकी 0 से 14 तक उसकी स्केलिंग रहती है। 7 को न्यूट्रल माना जाता है। जिस सब्सटेंस की सॉल्यूशन की पीएच जो है 7 से कम रहती है उसको अपन एसिडिक बोलते हैं, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा रहती है इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्केलाइन पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केलाइन पीएच बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो स्टमक की पीएच होती है ये कैसी पीएच है? हाईली एसिडिक पीएच होती है। किसकी वजह से होती है? एचसीएल की वजह से होती है। अगर स्टमक के अंदर आप अपनी फिंगर डाल तो वो जला देगा, इतना खतरनाक जो है इसका एसिडिक पीएच रहता है स्टमक का। क्योंकि जो लोग हैं नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन जो है, नॉन वेज जो खाते हैं लोग, नॉन वेज जो होती है वो क्या है? एक तरह का मांस है, उसका भी डाइजेशन कौन कर देता है? स्टमक की पीएच कर देती है, उसको गला देती हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी एसिडिक पीएच होती है। तो जो है स्टमक की पीएच है सबसे लोअर वैल्यू जो इसके ऑप्शन बी के अंदर लिखी है, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टमक की पीएच कैसी रहती है? अपनी बॉडी की सबसे हाईली एसिडिक पीएच कहाँ पे है? स्टमक की है। इंटेस्टाइन की पीएच अगर आपको पूछे तो जो है स्लाइटली एल्कलाइन पीएच का जो पीएच होती है इंटेस्टाइन की, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, टर्म ग्लोसाइटिस इज, इतने इजी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्या होता है ना, इतने इजी एमसीक्यू मैंने कहीं नहीं देखे जितना राजस्थान गवर्नमेंट इजी एमसीक्यू पूछती है। तो टर्म ग्लोसाइटिस का मतलब क्या है? ऑप्शन ए के अंदर लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ गट, और ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन। तो ग्लोसाइटिस का सिंपल सा मीनिंग है, टंग का इन्फ्लामेशन जब भी होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस बोलते हैं। बहुत इजी एमसीक्यू था। टंग का इन्फ्लामेशन होता है जीभ का तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्या कहलाता है? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को क्या कहते हैं? तो ये जो अपना ह्यूमन हार्ट होता है इसके कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो वाल रहता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल है, और ये सबसे बड़ा वाल होता है हार्ट का। जिसके बाद में यहाँ से एक जो वाल निकलता है और ये जाकर के यहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है इस वाल के पास से, और जाती कहाँ है? लंग्स के अंदर जाती है। ब्लड को लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स के अंदर ले जाती है प्यूरिफिकेशन के लिए। बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? लंग्स। और फिल्ट्रेशन का काम कौन करती हैं? किडनी करती हैं। ये दो जो बफर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम रहते हैं। तो यहाँ से जो निकलता है, यहाँ से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और ये वाल कौन सा होता है? पल्मोनरी वाल रहता है। कौन होता है? पल्मोनरी वाल। यहाँ पे जो वाल है इसको अपन क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं, इसको बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। और यहाँ से जो निकलता है अपनी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी जिसको अपन बोलते हैं वो कौन है? एओर्टा। एओर्टा जो है सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की, जहाँ कहाँ से अराइज होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर भी इसका रहता है लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होने वाला वॉल। यहाँ पे वॉल कौन सा रहता है? एओर्टिक वॉल रहता है। यहाँ से निकलता कौन है? एओर्टा निकलता है। और ये जो वॉल है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यही है आपको पूछा है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल को क्या कहते हैं? एक तो कहते हैं मिट्रल वॉल, दूसरा नाम इसका क्या है? बाइकस्पिड वॉल। तो आंसर इसका क्या है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड रहता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या रहता है? मिट्रल वॉल, या इसको अपन बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। और एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट फॉल्टी वॉल कौन सा है? सबसे ज़्यादा खराब होने वाला, जो कैसे ज़्यादा देखे गए हैं, सबसे ज़्यादा जल्दी खराब होने वाला वॉल कौन सा है? यही वॉल है मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल सबसे ज़्यादा खराब होने वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना,
इन फीटल सर्कुलेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस मेनली थ्रू, है ना। फीटल सर्कुलेशन के अंदर जब भी गैसेज का एक्सचेंज होता है, ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ऑप्शन सी के अंदर डिफ्यूजन, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वो होता है जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा लगती है, और जब भी फीटल सर्कुलेशन जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर चलता है तो वो किसके कंसेप्ट पे चलता है, तो आपको जवाब देना है डिफ्यूजन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। ये आप जो फीटल सर्कुलेशन है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोटीन, फैट वगैरह का, तो वो तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, लेकिन जो गैसेज होती हैं, गैस का एक्सचेंज होता है, वो किससे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट MCQ अपना, टर्म फेलट टेट्रोलॉजी डिफाइंड एज, है ना। ये इस तरीके का MCQ जो है एग्जाम के अंदर आए तो लोगों के लिए धर्म संकट होता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको बोनस अंक मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा है, ऑप्शन ए के अंदर लिखा है स्टीनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। जी हाँ, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के अंदर ये चीज़ होती है। जब भी अपन बच्चों के अंदर कंजेनेटल हार्ट डिजीज़ पढ़ते हैं, तो कंजेनेटल हार्ट डिजीज़ के अंदर एक जो है साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर रहता है जिसका नाम है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट। ये वहीं से MCQ बना है, पीडियाट्रिक नर्सिंग से। और इसके अंदर ये ऑप्शन A, B और C, D के अंदर लिखे हैं, ये सारे ही ऑप्शन होते हैं, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, इसीलिए ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकते। और बाद में जो क्या है, जब पेपर हो जाता है उसके बाद जब इस MCQ का चैलेंज लगता है तो क्या होता है, आपको बोनस अंक मिलता है। तो ये जो है, ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर इसी तरीके से पूछा गया है, और जब मैंने इसके ऑप्शन देखे तो इसके अंदर जो राइट आंसर माना है VSD। तो VSD तो अपने आप में अलग से डिसऑर्डर है, लेकिन ये VSD जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के अंदर भी होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मान लो ये अपना हार्ट है ये हार्ट है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती हैं। सबसे पहले होता क्या है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के अंदर, ये पल्मोनरी आर्टरी का जो डायामीटर ये कम होता है, इसके लिए जो है यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जा नहीं पाता, क्योंकि यहाँ जगह नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका क्या है, बैक फ्लो होता है, और ये जो अपना राइट वेंट्रिकल है इसकी साइज बढ़ जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी का जो है स्टीनोसिस हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में ऑप्शन B के अंदर लिखा है हाइपरट्रोफी ऑफ राइट वेंट्रिकल। जी हाँ, जब ये ब्लड बाहर लंग्स की तरफ नहीं जा पा रहा है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी है, इसकी साइज बढ़ जाती है, ये बात भी सही है। इसके बाद में जब राइट वेंट्रिकल की जो हाइपरट्रोफी होती है, इसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट की वजह से यहाँ पे क्या है, डिफेक्ट बन जाता है, इसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट। तो VSD भी इसके अंदर होता है। उसके बाद में जैसे जैसे राइट वेंट्रिकल की जो है साइज बढ़ी, तो ये वेंट्रिकल इस तरफ बढ़ता गया, और ये जो एयोटा है जो अपनी नॉर्मल जगह से अराइज हो रहा है, लेकिन जब ये राइट वेंट्रिकल इस तरफ खिसक गया तो ये एयोटा बिल्कुल यहाँ से अराइज हो रहा है, ऐसा अपने को लगने लग जाता है। तो एयोटा भी कहाँ से अराइज होने लग गया, जस्ट नियर द राइट वेंट्रिकल, तो इसको अपन बोलते हैं अवर राइजिंग एयोटा। तो ऑप्शन A, B, C और D ऑथेंटिक बुक के हिसाब से, इस डिसऑर्डर के हिसाब से ये जो है चारों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या है, E इज़ द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम के अंदर इस तरीके के MCQ आ रहे हैं, इसका मतलब आपको बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि ये सारी जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट के अंदर ये चारों चीज़ें होती है, तभी तो इसको अपन ने क्या बोला है, इसके अंदर 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलट। अगर कई बार क्या होता है, इस ASD के VSD के बाद में ओवरराइजिंग ऑफ एयोर्टा होने के बावजूद भी ये जो अपना जो है ASD है, ये भी इसके साथ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसको अपन बोल देते हैं पेंटालॉजी ऑफ फेलट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है अपना MCQ, बेल्स पाल्सी डिजीज़ होती है। बेल्स जो पाल्सी है ये कौन सी क्रेनियल नर्व का डिसऑर्डर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 7th क्रेनियल नर्व डिसऑर्डर, ऑप्शन B के अंदर लिखा है 12th क्रेनियल नर्व, ऑप्शन C के अंदर लिखा है 2nd क्रेनियल नर्व के कंप्रेशन से होता है। तो जो है कई बार क्या होता है, इसका एग्जैक्ट कोज अननोन रहता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर ये होता है, ये ऐसा देखा गया है। तो जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, 7th क्रेनियल नर्व का कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, बेल्स पाल्सी, ऐसी को फेशियल पाल्सी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर A इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि हर डिजीज़ का जो बेसिक जो है क्यों होती है, या उसका जो है हेडिंग, हाई हेडिंग सिम्टम है, वहाँ से MCQ पूछे जाते हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़े रैशनल नहीं होते हैं, तो बेसिक चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़े। बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी के अंदर होता क्या है, जो अपनी फेशियल नर्व है ये कैसी है, मिक्स्ड टाइप की नर्व होती है, 7th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। इसका इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो है बेल्स पाल्सी होती है। कई बार आपने देखा होगा 1 साइडेड फेस लटका हुआ रहता है, तो वो क्या होता है, बेल्स पाल्सी वाले मरीज रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को
शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ मिल करके स्टडी में कंटिन्यू करें। इसके अलावा CHN के कुछ पोर्शन जो अपना रह गया है, अभी CHO का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो एपिडेमियोलॉजी और नॉन जो है एक्यूपेशनल डिजीज़, इसके अलावा कुछ और पोर्शन जो है वाइटल स्टैटिक्स वगैरह, वो मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर में शेयर कर दूँगी, उसको ज़रूर पढ़ें। कम्युनिटी से ज़्यादा MCQ आते हैं CHO में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है।